नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत करता हूं आपको हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहाल की यात्रा, भारत की यात्रा तय हो चुकी है। आज ही उनका डिटेल कार्य तालिका प्रकाशित की गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से भी आ गया है, उनको दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी गई है, वहां का कार्यक्रम की सूची बता दी गई है और नेपाल से भी यह जानकारी दे दी गई है। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे ही इनकी चर्चा, भारत जाने की चर्चा जोर पर चल रही है, तो यहाँ का एक ग्रुप नेपाल का, जो कि एक मरा हुआ मुर्दा को उखाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी कि फिर वही राग दरबारी। आपको बता दूं, जो ईपीजी यहाँ का एक काफी दिनों पहले कमेटी गठन हुआ था और उस कमेटी अभी मृत अवस्था में है और उस कमेटी को लेकर यहाँ के कुछ वामपंथी सांसद उछाल रहे हैं, जो उसका रिपोर्ट लाना चाहिए, यानी कि उसका रिपोर्ट प्रकाशित होना चाहिए और इसके लिए दबाव डाला जा रहा है प्रधानमंत्री पर कि वो जाकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करें ईपीजी के बारे में। मैं बता दूं, आज हमारी हिमालनी में संपादक टीम ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। उस आर्टिकल पर लिखा गया है कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री दहाल की भारत यात्रा के बीच गरमाया ईपीजी रिपोर्ट। इसको मैं थोड़ा विस्तृत जानकारी दे दूं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल अपनी भारत यात्रा की तैयारी करीब करीब पूरी कर चुके हैं। भारत और नेपाल ने 2016 में, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि 2016 में यहाँ गण्यमान्य व्यक्तियों की एक समिति, जिसको कि इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ईपीजी कहा जाता है, इसका गठन किया था। उसे दोनों देशों के रिश्तों की पूरी समीक्षा कर आगे का रास्ता समझाने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन मूलतः मैं यहाँ का पहले उल्लेख कर देता हूँ कि आगे का रास्ता जो बताया गया था, उसमें समिति को 1950 में हुई भारत नेपाल संधि की भी समीक्षा करने को कहा गया था। नेपाल में जनमत का एक ग्रुप, जो ग्रुप है हमेशा भारत के विरोधी ग्रुप है, वह भारत का जब भी नाम आता है तो अब एक ईपीजी जैसा भूत उनके ऊपर सवार हो जाता है और वो बार बार ये इस चीज को उठा रहा है कि 1950 की संधि में सुधार किया जाए। अब ईपीजी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। दोनों देश के सदस्य थे, भारत के भी और वहां के भी, लेकिन समिति आज तक अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं। चर्चा में यह आरोप लगाया गया कि रिपोर्ट के ग्रहण में भारत की अनिच्छा है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बता दूं कि जब रिपोर्ट तैयार हुआ तो रिपोर्ट दिखाया नहीं गया। रिपोर्ट में कुछ सुझाव लिया गया, तो वह सुझाव केवल कुछ लोगों से लिया गया, अपने संबंधित लोगों से लेकर यह रिपोर्ट तैयार कर दिया गया। तो इस रिपोर्ट के अंदरूनी बात क्या है कि जो तैयार हुआ है, यानी कि सीमा के बारे में, तो सीमा के बारे में ऐसी ऐसी बातें रखी गई जो कि अंदर ही अंदर आ गया, बाहर आया। उसमें मधेश के लोगों ने काफी विरोध किया।
अब जैसे 1950 की संधि सुधारने की बात है तो उसमें नागरिकता संबंधी बात आ जाती है। इनके रिपोर्ट में रखा गया कि सीमा को सील किया जाए, उस पर कांटे तार लगाया जाए, यानी कि जहां हम लोगों का आने जाने का रास्ता है भारत से, उस रास्ता को पूरी तरह बंद करने की साजिश की गई इसी रिपोर्ट में। जो बाहर आया है उससे ये लोग बताते नहीं है, अपना स्वार्थ की बात उसमें रख दिए हैं, यानी कि किसी तरह सीमा बंद होना चाहिए। और यानी कि सीमा में अगर हम जाते आते हैं तो वहां पर वर्क परमिट लागू किया जाए। ये यहाँ के ग्रुप, यहाँ नेपाल की ओर से जितने लोग थे वो सभी यहाँ के काठमांडू वासी, यानी कि पहाड़ के नेपाली पहाड़ी भाषी, जो कि मधेश का रिप्रेजेंटेट करते ही नहीं है, मधेश का म भी नहीं मालूम है। हाँ, जाते हैं नेपाल, वहाँ रहते हैं, लेकिन मधेशियों को देखना भी नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने यह रिपोर्ट बनाया और अपनी ओर यह पूरा रिपोर्ट बना के और प्रकाशित करने की स्थिति में ले आया। मैं पहले इसकी बात कर दूं, ईपीजी में नेपाल की तरफ से समन्वयक रहे भीख बहादुर थापा जी ने कहा है कि हम हमेशा ही मांग करते रहे हैं कि ईपीजी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, लेकिन वे, यानी कि भारतीय पक्ष को कहा गया है, इसकी उपेक्षा करते आए हैं। थापा के मुताबिक सहमति यह बनी थी कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के साथ रिपोर्ट को दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ यह सहमति अब टूट चुकी है। भारत और नेपाल सबसे निकट पड़ोसी देश होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव के दौर आते रहते हैं। इसलिए ईपीजी के गठन का सुझाव आया था। यह सुझाव सबसे पहले 2011 से 2013 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे बाबूराम भट्टराई ने दिया था। तब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सुझाव मान लिया था, लेकिन असल में ईपीजी का गठन 2016 में हुआ, जब भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार बन चुकी थी। भारत की तरफ से इसमें भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी जी थे विशेषज्ञ के रूप में। बीते हफ्ते संसद में दाहाल की प्रस्तावित भारत यात्रा पर बहस हुई। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, जो भरत सिंह कोश्यारी जी थे, तो भरत सिंह कोश्यारी जी से भी मेरी बात हुई। मुंबई में जब गवर्नर थे तो मैंने बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमको बताया था कि यह रिपोर्ट बनने के लिए तो बन गया, हम लोग भी प्रयास किए, लेकिन जो होना चाहिए उनके मुताबिक वह उसमें हो नहीं पाया। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह झांसे में देकर और सभी नेपाल सरकार के मुद्दा और ओली साहब के मुद्दा जो था उसमें रख दिया गया। यानी कि मधेशियों के हित में यह बिल्कुल ही यह रिपोर्ट नहीं था। हालांकि कोश्यारी जी ने इस बात को खुलकर नहीं कहना चाहा, लेकिन उनके भाव से यही लग रहा था। बाद में जब इस चीज को मोदी साहब के पास पेश किया गया तो मोदी साहब अपनी अनिच्छा दिखा दिए, यानी कि वहां समय नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए यह ईपीजी रिपोर्ट अभी तक प्रधानमंत्री जी को पेश नहीं किया गया। हालांकि अब पेश भी हो जाएगा तो उसका कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है, वो कार्यान्वयन। और यही मैं शुरू में बता दूं, जो नेपाल के तरफ से ये भीख बहादुर थापा जी की बात आई है, अब इन लोगों को इतना लग रहा है कि कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दे दिया था कि अब अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुझते हैं तो उसको सार्वजनिक रूप में पत्रकार सम्मेलन के द्वारा यहाँ कर दिया जाए, नेपाल में प्रसारित कर दिया जाए, टीवी चैनल के माध्यम से। जो नेपाली पक्ष था ये अब बोल रहे हैं। अब आप समझिए महोदय, यहाँ एक लाल आयोग है
जिसके लिए पूरी मधेश की जनता त्राही त्राही कर रही है कि तुम लाल आयोग का रिपोर्ट घोषित करो, तो उन पर इन नेपालियों का ध्यान नहीं जा रहा है कि लाल आयोग के रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए, जिसमें कि स्पष्ट रूप से अभी अभी जो रेशम चौधरी की बात में करूंगा, सारा चीज उसमें दिया गया है कि वह क्या है नहीं है। लेकिन लाल आयोग का नहीं करेंगे, लेकिन ये ईपीजी का मरा हुआ मुर्दा, इसको उखाड़ने के लिए ये नेपाली परेशान है। इसी में मैं बता दूं कि ये संसद में जो बात हुई है प्रधानमंत्री के दरमियान, ये हमारे रिपोर्टिंग में है ऑनलाइन पर, कि उस दौरान विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के सांसद रघुजी पंत ने ईपीजी रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने दाहाल से कहा कि वे अपनी नई दिल्ली के दौरान भारत से इस रिपोर्ट को स्वीकार करने को कहे, और रघुजी पंत का उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में भारत नेपाल संबंधों को बदली वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों में नया रूप देने का खाका मौजूद है। अब उनको ये खाका मौजूद है, और वो खाका क्या है, तो मधेशियों को भारत से संबंध विच्छेद कर देना। इनका ध्यान केवल उतना ही पर है जो किस तरह बॉर्डर को हम सील करें, यानी कि भारत का बॉर्डर जैसे ही सील होगा तो ठीक है, भारत आना जाना बंद हो जाएगा, तो फिर इधर चाइनीज वातावरण बढ़ाने में इनको लाभ पहुंचेगी। तो इन लोगों का उद्देश्य अभी भी है कि भारत से जितना संबंध कम होगा उतना ही हमारा चाइनीज संबंध जो है सो बढ़ोतरी में इनको फायदा होगी। इसी पर भारतीय विशेषज्ञ हैं जो हमारे पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं, नेपाल के भारत के पूर्व श्री रंजीत राय जी ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल की भारत यात्रा का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ईपीजी का मुद्दा अब मृत हो चुकी है। इसे उछालना, उसे वहां लाना नेपाल के विकास के मुद्दा को गौण करना है। अब विकास का मुद्दा लोग देख रहा है, और नेपाल में इतना सारे मुद्दा पड़ा हुआ है, हाइड्रो का कैसे हम व्यापार करें, इस मुद्दा को हम ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसको यह ईपीजी ध्यान में दे रहा है कि ईपीजी अगर लागू होगा तो भारत नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वह कमजोर होगा, उस पर बंदेज होगा, और किस तरह फिर ये चीन का संबंध बनाने में उनको सहयोग होगी, इसका ध्यान कम्युनिस्ट पार्टी को जा रहा है। और प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, अगले हफ्ता भारत जा रहे हैं, उनका हालांकि सब चीज तैयार हो गया है, कहा गया है कि कोशिश किया जाएगा ये काम करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है, अगर यह रिपोर्ट बुझा भी दिया गया तो समझिए कि ये भारत नेपाल संबंध को कमजोर करेगा, ये मजबूत नहीं करेगा। मित्रों, मैं इस छोटा सा वीडियो में केवल जानकारी मूलक बात आज रखा हूं। मैं फिर जल्द ही आपके समक्ष इसका दूसरा एपिसोड लेकर आऊंगा। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार।